बिट्टू रूही, दोनों इधर आओ। क्या मम्मी, खेलने दो ना, एक तो संडे मिलता है खेलने के लिए। चुप कर। और पहले तुम दोनों ये बताओ, मैं थाली में ये आटा निकाल कर गई थी, इसमें पानी किसने डाला? तू बता रूही, तूने ये खेल किया है ना? तूने ये सारे जग का पानी आटे में डाला है ना? बोल, सच बोल। नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अच्छा, तो ये सारा कांड इस खिड़की से हुआ है। मैं भी देखती हूँ ये सुनीता मुझसे कैसे बचती है। जाओ तुम दोनों जाकर खेलो, मुझे खाना बनाना है। अनीता और सुनीता दोनों देवरानी जेठानी थे। अनीता बड़ी बहू थी और सुनीता छोटी बहू। दोनों के घर अलग थे पर उनकी रसोई आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक ही दीवार पर बनी थी और इस रसोई की खिड़की दोनों की रसोई से मिली हुई थी। इस वजह से कोई भी चीज आर पार हो सकती थी। इसी बात का फायदा अनीता और सुनीता उठाती रहती थी। कभी अनीता सुनीता के काम को खराब करती तो कभी सुनीता अनीता के काम को बिगाड़ देती। अक्सर ही दोनों के बीच इन्हीं बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से दोनों की सास कमला बहुत परेशान रहती थी। अरे सुनीता, ये कैसी चाय बनाई है? चाय में चीनी की जगह नमक है। मुझे तो लगता है तुम चाय बनाना भूल गई हो। क्या कहा? चाय में नमक? मैंने चाय में चीनी डाली थी, दिखाओ मैं पीकर देखूं। सुनीता चाय पीकर देखती है तो वो भी एकदम से थूक देती है। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आज तो मैं अनीता भाभी से सारे हिसाब किताब करके रहूंगी। अनीता भाभी, ओ अनीता भाभी, ये है कहाँ? अच्छा, तो आज रसोई में गोभी आलू की सब्जी बनाई जा रही है, अभी बताती हूँ इन्हें। सुनीता गैस की आंच बढ़ा देती है, जिससे कढ़ाई में बन रहे सारे गोभी आलू जल जाते हैं। अरे अनीता बहू, रसोई में कुछ बनने रखा था क्या? जलने की बदबू आ रही है। हाँ, गोभी आलू रखे थे पर मैं तो धीमी आंच पर रखकर आई थी, देखती हूँ जाकर। अनीता रसोई में जाकर देखती है तो गैस की आंच बढ़ी हुई थी और गैस फुल पर थी। ये गैस को किसने तेज कर दिया? मैं तो हल्की आंच पर रख कर गई थी। ये जरूर सुनीता ने किया है। सुनीता, ये गैस तुमने तेज की है ना? हाँ, मैंने तेज की है। आपने भी तो मेरी चाय में नमक डाल दिया। अच्छा, तुमने भी मेरे आटे में पानी डाल दिया था। और मैंने जो कल कढ़ी चावल बनाए थे, आपने मेरी कढ़ी में चीनी डाल दी थी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था, पर मैं भी अब तक चुप रही। आज तो कर लिया, दोबारा मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, हो गई शुरू दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सारे फसाद की जड़ ये खिड़की है। रमेश, मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ इस खिड़की को बंद करवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ना ही तू मेरी सुनता है और ना ही वो मुकेश। माँ ठीक है, एक दो दिन के काम निपट जाएं, फिर मैं किसी मजदूर को बुलाकर खिड़की बंद करवा दूंगा। अनीता और सुनीता दोनों की लड़ाई से घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे थे। अगले 2-3 दिन तक बात फिर दब गई और इसी बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। मैं जानती हूँ अनीता भाभी ने जानबूझकर छिपकली को डरा डरा कर मेरी तरफ भेजा है। वो जानती है कि मैं छिपकली से डर जाती हूँ। अरे अब तुम दोनों छिपकली पर लड़ रही हो। छिपकली तो इधर उधर भागती रहती हैं, इस खिड़की से उस खिड़की से, इस दरवाजे से उस दरवाजे से। अब जानवरों को थोड़ी बांध सकती हो बहू। अब अपनी रसोई में छिपकली आई तो तुम्हारा मुंह खुल गया। उस दिन जब तुमने अपनी रसोई की गंदी अलमारी साफ की थी तो उसमें से जो चूहे भागकर मेरी रसोई में आए थे, तब तुम कहाँ थी? मैं भी बहुत सहन कर रही हूँ। अब आया सास को ज्यादा तेज गुस्सा और उसने दोनों बेटों को आवाज लगाई। बस, अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं करूंगी। रमेश, मुकेश, अभी के अभी जाओ और एक मिस्त्री बुलाकर लाओ जो इस खिड़की को बंद कर दे। और फिर मिस्त्री को बुलाया गया और रसोई की खिड़की बंद कर दी गई। अब रसोई की खिड़की तो बंद हो गई, पर इससे अनीता और सुनीता परेशान हो गई, क्योंकि उन दोनों के पास मन लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं था। दोनों के बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, सास मंदिर कीर्तन चली जाती और दोनों के पति अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे से दोनों अपने अपने कमरों में कभी बैठी तो कभी अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती। दोनों खिड़की की तरफ देखती तो खिड़की पर तो मिस्त्री सीमेंट लगाकर जा चुका था। दोनों थोड़ी उदास हो गई और शाम को दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ घर से बाहर निकली तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुनीता, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ जा रहे थे? मैं सब्जी मंडी जा रही थी। आज बिट्टू और रूही का मन था भिंडी खाने का, तो सोचा मंडी में ताजी भिंडी आई हुई होगी, वही बना लूंगी शाम को। अच्छा, मैं भी बस मटर पनीर लेने जा रही थी। आज बबलू और पिंकी मटर पनीर खाने की जिद कर रहे थे। अच्छा, चलो दोनों साथ चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मंडी जाती हैं, पर ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि दोनों ही झिझक रही थी। कुछ दिन पहले ही तो दोनों इतनी तगड़ी लड़ाई कर चुकी थी, इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों अपने अपने घर लौट आती हैं। इधर अनीता भिंडी बनाने की तैयारी करती है, उधर सुनीता मटर पनीर बना रही थी।
पर कुछ तो था, बिल्कुल सूखा सूखा, और वो था दोनों का एक दूसरे को ना देखना। मम्मी, चाची के घर से मटर पनीर की खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इस भिंडी के साथ रोटी खाओ, कल मैं मटर पनीर बना दूंगी। मम्मी, भिंडी तो बबलू को भी बहुत पसंद है ना। वो आपके हाथ की भिंडी कितने शौक से खाता है। हाँ, खाता तो है। थोड़ी सी दे आऊं क्या? अगर मन है तो दे आओ। इधर सुनीता भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी? आप तो बिट्टू भैया के लिए मटर पनीर लेकर जा रहे थे, अभी तक गए नहीं? हाँ, जा रही हूँ, देखती हूँ। सुनीता भी नहीं जानती थी कि अनीता भी उसे भिंडी देने आ रही है। जब दोनों अपना अपना दरवाजा खोलती हैं तो हैरान रह जाती हैं। सुनीता, तू? हाँ भाभी, वो बिट्टू को मटर पनीर पसंद है ना। मैं भी बबलू के लिए भिंडी लाई थी। बबलू को भिंडी अच्छी लगती है ना। एक दूसरे को भिंडी और मटर पनीर देते हुए अनीता और सुनीता दोनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे। अनीता और सुनीता की रसोई के बीच की खिड़की बंद हो जाने के बाद जो घर का माहौल बन गया था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन जल्दी ही दोनों को अपनी रसोई में अकेलेपन का एहसास होने लगा था। पहले जहां वो एक दूसरे की रसोई में झांक कर मस्ती किया करती थी, अब वो अकेली हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे लड़ाई होती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ का अपना एक अलग ही मजा था। दोनों को समझ आ गया कि वो एक दूसरे के बिना कितना बोर हो गई हैं। अनीता और सुनीता दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगी। दोनों में सुधार देखकर उनकी सास ने खिड़की को दोबारा खोलने का निर्णय लिया और खिड़की दोबारा खोली गई। अब एक बार फिर से सबके चेहरों पर खुशी थी। घर में हंसी मजाक और प्यार का माहौल बन गया। रसोई की वो खिड़की अब उनकी दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। माँ जल्दी करो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, जल्दी करो ना, पेट में चूहे छलांगे मार रहे हैं। अरे ला तो रही हूँ, सारा दिन बस माँ की ही जान खाते रहो। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? भैया की शादी के बाद भाभी आ जाएगी, फिर तो तुम्हें आराम ही आराम हो जाएगा। अच्छा, भाभी क्यों? तू नहीं करेगा शादी? अब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो जरूर करूंगा, पर पहले आप तो कर लो। हाँ हाँ, मैं भी देखूंगी बीवियों के आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना परेशान कर पाते हो। हाथ में सब्जी का डोंगा लाते हुए उमा ने कहा, तो उसकी बात सुनकर उसके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। इसके बाद सुशील और अनिल दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे और फिर, अच्छा, एक बात और है माँ, तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है ना, वो कहीं और नहीं। रहने दे, बड़ा आया। जब तेरी बहू आ जाएगी तब पूछूंगी कि किसके हाथों का स्वाद ज्यादा अच्छा है। वाह माँ वाह, क्या बात कह दी। ओए, तो चुपचाप खाना खा। ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी पहले करा दूंगा, समझा? सुशील की इस बात को सुनकर उमा सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब कौन सा आइडिया माँ? अब अनिल भी तो अब शादी के लायक हो ही गया है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही करा देती हूँ। अरे अरे, ये बात कहाँ से आ गई? शादी की बात तो भैया की चल रही है ना, तो उन्हीं की कराओ। मुझे इस पचड़े से दूर रखो। और वैसे भी मैंने सुना है। क्या सुना है तूने? अरे मैंने सुना है भाई तभी तक भाई को प्यार करता है जब तक वो पति नहीं बन जाता। एक बार बेबियां आ गई तो फिर तो रायता ही फैलता है। क्यों माँ? ऐसे कैसे? मैं तो हूं ना सब कुछ समेट कर रखने के लिए। उमा ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। काफी सोच विचार के बाद उमा कुछ दिनों के बाद ही दो सुंदर बहुओं को अपने घर ले आई। अपने दोनों बेटों के घर बसाकर वो बहुत खुश थी, लेकिन ये वाकई इतना आसान भी नहीं था। अभी असल रायता तो फैलना बाकी था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हो गया, बोलो। अरे वो अनीता, वो तो बहुत ही फिजूल खर्च कर रही है। मतलब ऐसा क्या कर दिया उसने? जब देखो खाने में पनीर, चाप, मुर्गा, बस यही सब बनाती रहती है। हाँ तो क्या हो गया? हुआ ये कि जो राशन 5-6 हजार में पूरा हो जाना चाहिए था, मैडम की वजह से 12-15 हजार तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी सुनीता की बात सुनकर सुशील भी सोच में पड़ गया। मगर ये कहानी सिर्फ इसी कमरे में नहीं चल रही थी, बल्कि दूसरे कमरे में भी यही हाल था। छोटे भाई अनिल की पत्नी अनीता भी उससे अपनी जेठानी की शिकायत कर रही थी। देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। पर हुआ क्या?
तुम्हारी भाभी भिखारियों के खानदान से हैं क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? सारा दिन बस दाल चावल पोहा खिचड़ी यही सब बनाती रहती है। अरे 4 दिन की जिंदगी है और सिर्फ 3 टाइम खाना है, तो कुछ अच्छा तो खाओ। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक सी हालत थी। सुनीता को उसकी देवरानी अनीता बहुत खर्चीली लगती थी, तो वहीं अनीता को अपनी जेठानी सुनीता एक नंबर की कंजूस लगती थी। धीरे धीरे ये लड़ाई शिकायतों से बढ़कर हर रोज के झगड़ों और फिर तू तड़ाक पर आ गई। आखिरकार उमा ने परेशान होकर घर की रसोई का बंटवारा कर दिया। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसालों के डिब्बे तक अलग अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग अलग वक्त पर खाना बनाने लगी और रसोई के इस बंटवारे के साथ ही दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि दोनों बहुएं अब बहुत खुश थी। अब सब बढ़िया है, जो खाना है खाओ, किसी की रोक टोक नहीं। अब मजा आएगा, जब ये ऊट पटांग खाकर पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा। दूसरी तरफ उमा इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस इसी सोच में डूबी रहती कि आखिर कैसे दोनों बहुओं में सुलह हो और घर की रसोई फिर से एक हो जाए। और तभी उमा को एक आइडिया आया। जिस वक्त रसोई में कोई नहीं था, तभी उमा चुपचाप रसोई में गई और अनीता के आटे के डिब्बे में से ढेर सारा आटा निकाल लिया। फिर मौका देखकर अनीता के सिलेंडर का पाइप निकालकर काफी सारी गैस खिड़की से बाहर उड़ा दी। उमा हर रोज ऐसा ही करने लगी। कभी वो दाल निकाल लेती तो कभी किसी के चावल कम कर देती। इस वजह से दोनों बहुओं का राशन बहुत जल्दी खत्म होने लगा। दोनों भाइयों पर दुगना खर्च पड़ने लगा। और तब एक दिन, अरे यार अनीता, कहां से लाऊं इतने पैसे? भला ऐसा भी क्या बनाती हो हर रोज जो महीने का राशन 15 दिनों में ही खर्च हो गया? अब ऐसा करो, तुम रहने दो, अम्मा ही रसोई चलाएंगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। उधर घर के दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो सारा दिन खिचड़ी और दाल चावल खाकर मैं खुद पक चुका हूं, और उसमें भी तुम्हारी रसोई में राशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? सिलेंडर पर सिलेंडर भरवाए जा रही हो। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ। यहां एक ही रसोई चलेगी और उसे मेरी मां चलाएंगी, समझी तुम? उमा का तरीका काम कर गया था। दोनों बहुओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने हार कर एक दूसरे से सुलह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पतियों की नाराजगी वो नहीं झेल सकती थी। और इस तरह उमा की रसोई में खिंची लकीर मिट गई और दोनों बहुएं मिलजुल कर अपनी एक रसोई चलाने लगीं।